हाँ जी क्लास, गुड मॉर्निंग भाई। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। तो बेटा अपन अपना आज थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 149 स्टार्ट करते हैं। तो बेटा अपना चैप्टर कौन सा है? थर्मोडायनेमिक्स, बोले तो ऊष्मा गतिकी। बेटा इसके फर्स्ट लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 148 में मैंने आपको ऊष्मा गतिकी की परिभाषा और इसकी अलग अलग कुछ परिभाषाओं की बात की थी, जिसमें अपन ने निकाय, परिवेश, परिसीमा, ब्रह्मांड, निकाय के प्रकार, आपका पथफलन, आपका उसके बाद में पथफलन के बाद में अपन ने मात्रात्मक गुण, मात्रा स्वतंत्र गुण, इन सब की बात की थी, जिसमें मैंने आपको मात्रात्मक गुण और मात्रा स्वतंत्र गुण, जिसे इंग्लिश में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ये आपको इंपॉर्टेंट बताया था, आपको ध्यान रखना था, जिसे मैंने एग्जाम्पल से बात की थी। फिर मैंने बेटा आपको ये भी बोल दिया था कि अपना जो ये ऊष्मा गतिकी वाला पार्ट है, इसको नियमों में बांट रखा है। ऊष्मा गतिकी का शून्य नियम, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम, सेकंड नियम, तृतीय नियम, तो उसको अपन 1 बाय 1 बेटा बात करेंगे। तो बेटा आज अपन फर्स्ट बात कर रहे हैं ऊष्मा गतिकी का शून्य नियम। इसमें कोई इतने न्यूमेरिकल वगैरह गणितीय रूप कुछ भी नहीं है, केवल एक इसका कथन है जो हमारे को ध्यान रखना है। तो बेटा अपन इसमें बात कर रहे हैं फर्स्ट ऊष्मा गतिकी का शून्य नियम। और बेटा इसको इंग्लिश में बात करें तो अपन बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसे अपन शॉर्ट में जुलॉट करके भी बोलते हैं। समझ में आ गई बात भाई? ZLOT, समझ में आ गई बात? तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ZLOT, ऊष्मा गतिकी का शून्य नियम। बेटा ये क्या बोलता है? ये ऐसे बोलता है कि इस नियम के अनुसार दो निकाय A और B हैं, वो अलग अलग रूप से निकाय C, तीसरा निकाय है, उसके साथ ऊष्मा गतिकी साम्यावस्था में है, तो वो आपस में भी साम्यावस्था में होंगे। देखिएगा बेटा इसका स्टेटमेंट लिख रहा हूं। इस नियम के अनुसार यदि कोई दो निकाय, अपन ने मान लिया A व B, कुछ भी मान सकते हो, यदि कोई दो निकाय, यदि कोई दो निकाय A तथा B किसी तीसरे निकाय C के साथ पृथक पृथक रूप से ऊष्मा गतिकी साम्य में है, ऊष्मा गतिकी साम्य में है, तब वे दोनों निकाय परस्पर भी ऊष्मा गतिकी साम्यावस्था में होंगे। बेटा इसको देखते हैं अपन। मान लीजिए कोई दो निकाय हैं A और B, अलग अलग है, दोनों बेटा किसी तीसरे निकाय C के साथ पृथक पृथक रूप से ऊष्मा गतिकी साम्य में है। ये C निकाय मान लिया, ये भी पृथक रूप से इसके साथ साम्यावस्था में है, ये भी पृथक रूप से इसके साथ साम्यावस्था में है। तो जुलॉट मतलब ऊष्मा गतिकी का शून्य नियम कहता है तो वे दोनों निकाय परस्पर भी ऊष्मा गतिकी साम्यावस्था में होंगे। ये आपका था ऊष्मा गतिकी का शून्य नियम। इसमें बेटा न्यूमेरिकल वगैरह कुछ भी नहीं है, केवल एक स्टेटमेंट है जो मैंने आपको बता दिया है। क्या? कि कोई दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ पृथक पृथक रूप से ऊष्मा गतिकी साम्यावस्था में है, तो वे दोनों निकाय परस्पर भी एक दूसरे के साथ ऊष्मा गतिकी साम्यावस्था में होंगे। ये था आपका ऊष्मा गतिकी का शून्य नियम। समझ में आती है बात बेटा? चलूं आगे। तो बेटा ऊष्मा गतिकी के शून्य नियम में केवल कथन था जो हमने पढ़ लिया है। अब अपन बेटा आगे बात करेंगे ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम,
जिसमें बेटा गणितीय रूप भी है, न्यूमेरिकल भी है, थोड़ा बड़ा भी है, इंपॉर्टेंट भी है। समझ में आ रही है बात बेटा? तो इसको रफ कर रहा हूं और उसके बाद अपन अपना नेक्स्ट नियम देखते हैं। तो बेटा नेक्स्ट नियम क्या बोलता है देखिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास अब ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, जिसे इंग्लिश में अपन बात करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसे शॉर्ट में FLOT की बात कर रहा हूं, फ्लॉट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो इसमें अपन बात करें ये किसने दिया है, तो बेटा वैज्ञानिक थे मेयर और हेल्महोल्ट्ज। इन दो वैज्ञानिकों ने हमें फ्लॉट बोले तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम दिया। तो पॉइंट्स में बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, मेयर तथा हेल्महोल्ट्ज ने दिया। मेयर तथा हेल्महोल्ट्ज ने दिया। बेटा इसकी बात करें, होता क्या है बेटा, ये ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित। कोई आपसे पूछे ऊर्जा संरक्षण नियम क्या होता है, तो बेटा याद रखें, ऊर्जा संरक्षण नियम जो आपने बचपन में भी पढ़ा है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, उसी की बात कर रहा हूं। तो बेटा बोला अपन ने, अर्थात ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। समझ में आ गई बात बेटा? तो अपन ने क्या क्या पॉइंट बोले फर्स्ट नियम में, मेयर और हेल्महोल्ट्ज ने दिया। दूसरा पॉइंट, यह ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है, अर्थात ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में अंतर परिवर्तित किया जा सकता है। समझ में आ गई बात बेटा? तीसरा पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट, फ्लॉट के अनुसार। फ्लॉट बोले तो बार बार पूरा नहीं लिखना पड़े, इसलिए शॉर्ट में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार, फ्लॉट के अनुसार ब्रह्मांड तथा विलगित निकाय की कुल ऊर्जा सदैव नियत रहती है। तो अपन ने क्या बोला, प्लॉट के अनुसार ब्रह्मांड की तथा विलगित निकाय की कुल ऊर्जा सदैव नियत रहती है। समझ में आ गई बात? तो ये अपन ने इसके कुछ पॉइंट देखे, जो पॉइंट हमारे को ध्यान रखने हैं। इसने साथ में ये भी बताया कि ऐसी मशीन बनाना असंभव है जो बिना ऊर्जा खाए काम कर दे, मतलब अपना खर्चा तो हो नहीं और अपन को कमा के दे दे। सही बात है ना? मतलब काम तो कुछ भी, जैसे कोई गाड़ी की बात कर लूं, ऐसी गाड़ी बना सकते हो क्या जो लाइट पेट्रोल कुछ भी नहीं खाए और चलती रहे, आपको मोजी खिलाती रहे? नहीं है ना पॉसिबल। तो बेटा ये सब अपन को किसने बताया था? फ्लॉट ने बताया था। समझ में आ गई बात बेटा? अब इसके अपन गणितीय रूप की बात करेंगे। गणितीय रूप क्या है जो हमारे को न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसको रफ कर रहा हूं। तो अपन ने बोला
फ्लॉट का गणितीय रूप। बात करें फ्लॉट के गणितीय रूप की, क्या होता है? तो बेटा ये बोला अपन ने, माना कि किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा E1 है। बोल सकते हैं, हमने बोला माना कि निकाय की, कोई भी निकाय हो सकता है, निकाय की आंतरिक ऊर्जा E1 है, इसको Q ऊष्मा प्रदान की जाती है तथा इस पर W कार्य करने से अब इसकी आंतरिक ऊर्जा E2 हो जाती है। अर्थात अपन क्या कह सकते हैं? अर्थात देखिएगा, इसकी आंतरिक ऊर्जा E2 किस किस का योग है? आंतरिक ऊर्जा E1 प्लस Q ऊष्मा प्रदान की प्लस इस पे W कार्य किया। समझ में आ गई बात? तो ये आंतरिक ऊर्जा पहले थी, आंतरिक ऊर्जा बाद में हो गई। E1 को इधर लिया हो, E2 माइनस E1, तो E2 माइनस E1 को क्या बोलते हैं? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, जिसे डेल्टा E या डेल्टा U दोनों से बोल सकते हैं। डेल्टा E से भी आप इसे प्रदर्शित कर सकते हो और डेल्टा U से भी आप बेटा प्रदर्शित कर सकते हो। कई बार बुक्स में डेल्टा U भी लिखा हुआ रहता है, तो नोटेशन जो प्रतीक है उससे घबराना नहीं है। इज इक्वल टू Q प्लस W, ये होता है फ्लॉट का गणितीय रूप जो आपको याद रखना है। बेटा इसमें चिन्ह परिपाटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। साइन क्या लें, W और Q के आगे कब प्लस लेना है और कब माइनस लेना है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो बेटा देखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट लगा के समझा रहा हूं। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी बोलूं या ये शब्द अजीब सा लग रहा है, तो इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में बोलते हैं साइन कन्वेंशन। तो बेटा चिन्ह परिपाटी की बात करूं, साइन कन्वेंशन की बात करूं, तो ध्यान रखिएगा, ये आपके पास निकाय है। अब बेटा निकाय पे दो केस हो सकते हैं। एक तो निकाय को ऊष्मा दी, ऊष्मा दी तो प्लस Q, निकाय पर काम किया तो प्लस W। तो ये तो निकाय पर है। एक निकाय ने ऊष्मा दी तो माइनस Q, निकाय ने काम किया तो W। तो जब निकाय पर काम होता है तब तो प्लस आता है, और जब निकाय द्वारा ऊष्मा दी जाती है या निकाय द्वारा कार्य किया जाता है तब माइनस आ जाता है। तो ये तो हो गया द्वारा। इस चीज का इंपॉर्टेंट रोल है, ये जरूर समझ लें। हमने निकाय को ऊष्मा दी प्लस Q, हमने निकाय पर काम किया प्लस W। निकाय ने परिवेश को ऊष्मा दी, ब्रह्मांड को ऊष्मा दी माइनस Q। निकाय ने परिवेश पर काम किया, ब्रह्मांड पर काम किया माइनस W। मतलब निकाय हमारे यहां इंपॉर्टेंट हो गया, यदि ये काम करेगा तो भैया माइनस आएगा। समझ में आ गई बात? तो ये हमारे पास चिन्ह परिपाटी थी, ये हमारा फ्लॉट का गणितीय रूप था। फिर से बता देता हूं कि कोई निकाय की आंतरिक ऊर्जा E1 थी, इसको हमने ऊष्मा दी इसलिए प्लस, इसको हमने निकाय पर काम किया प्लस W, तब इसकी ऊष्मा हो गई, आंतरिक ऊर्जा हो गई E2। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को डेल्टा से बताते हैं। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा E बोलूं या डेल्टा U बोलूं, एक ही बात है, किसके बराबर आएगा? Q प्लस W। तो ये E2 माइनस E1 का मतलब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, और परिवर्तन को हमेशा बेटा डेल्टा से बताया जाता है। समझ में आ गई बात बेटा? चलूं आगे। तो अब बेटा इससे रिलेटेड अपन कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। चिन्ह परिपाटी इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बता दिया। निकाय पर यदि काम होगा, निकाय को ऊष्मा दोगे तो प्लस, निकाय द्वारा काम होगा, निकाय द्वारा ऊष्मा ली जाएगी तो माइनस। समझ में आती है बात? तो अब इसके एक दो न्यूमेरिकल मैं आपको करा देता हूं, जिससे आपकी बेटा प्रैक्टिस हो जाए। समझ में आ गई बात? तो न्यूमेरिकल में एक दो इंपॉर्टेंट नोट
एक दो सूत्र आपको ध्यान रखने हैं जो हमारी हेल्प करेगा। वैसे गैसीय अवस्था आप पढ़ी आए हो तो आपको बेटा मात्रक वगैरह अच्छे से पता है, फिर भी एक दो पॉइंट याद रखें। क्या ध्यान रखें, पहले भी पढ़ के आए हो। 1 कैलोरी इज इक्वल टू लगभग 4.2 जूल होता है, यह आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट, 1 एटमॉस्फेयर लीटर इज इक्वल टू 101.3 जूल होगा, यह आपको ध्यान रखना है। तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल या 4.18 जूल बोलो, एक ही बात है। और 1 एटमॉस्फेयर लीटर इज इक्वल टू 101.3 जूल होगा, यह आपको याद होना चाहिए। समझ में आ गई बात। और या अपन क्या बोल सकते हैं, 1 लीटर बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लगभग 100 जूल हो जाएगा। या 1 बार लीटर, बार भी मात्रक होता है भाई, इज इक्वल टू लगभग 100 जूल के हो जाएगा। ये 3 नोट आप याद रखें, ये हमारे पास न्यूमेरिकल में काम में आएंगे। ये आपको पता होना चाहिए 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है, जिसे लगभग अपन 4.2 जूल बोल देते हैं। अब ये 101.3 जूल है, इसे किलोग्राम में बदलें तो बटा 1000 कर देंगे तो ये 0.1 किलो जूल हो जाएगा। ये आपको पता है, किलो में बदलना होता है तो बटा 1000 कर देते हैं। तो बेटा आगे अब मैं न्यूमेरिकल्स की बात करता हूं, जिसमें अपने पास ये काम में आएंगे, जो अपने ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से रिलेटेड है। समझ में आ रही है बात बेटा? तो बेटा एक बार क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाता हूं, जिससे आपकी थोड़ी सी बेटा प्रैक्टिस हो जाए कि चीज क्या चल रही है। आपको बोला है, यदि किसी निकाय को 500 जूल ऊष्मा प्रदान की जाती है, 500 जूल ऊष्मा प्रदान की जाती है तथा निकाय द्वारा परिवेश पर 100 कैलोरी कार्य भी किया जाता है, तब निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन बताओ। तब निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन मतलब डेल्टा ई या डेल्टा यू ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा बेटा, हमने बोला चूंकि हमें पता है डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, प्लस प्लस क्यों आएगा, क्योंकि निकाय को ऊष्मा दी है और निकाय द्वारा काम किया है, ये जरूर ध्यान रखें। तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, माइनस। ये चीज का ख्याल रखें, निकाय द्वारा काम किया है इसलिए डब्ल्यू आपको क्या लेना पड़ेगा, माइनस। तो ये डब्ल्यू प्लस नहीं आएगा, माइनस डब्ल्यू आएगा। समझ में आ गई होगी बात। निकाय को ऊष्मा दी इसलिए प्लस क्यू, लेकिन निकाय द्वारा कार्य हुआ है इसलिए माइनस डब्ल्यू। यदि निकाय पर काम होता, हम निकाय पे काम करते तो प्लस डब्ल्यू लेते, लेकिन निकाय खुद काम कर रहा है तो वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो माइनस डब्ल्यू। समझ में आ गई बात। तो बेटा देखिएगा क्या होगा, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू कितना है, 500। अब बेटा डब्ल्यू कैलोरी को जूल में बदल लो, तो 100 कैलोरी, इसका मतलब 100 इंटू 4.2 जूल आ गया। तो बेटा 100 इंटू 4.2, तो बेटा कितना हो जाएगा, 500 माइनस 420, 80। सही बात है क्या, 500 माइनस 420, 80 जूल आ जाएगा क्या। तो बेटा आपका जो होगी वो 80 जूल आएगी आंसर। साइन का ध्यान रखें, यदि प्लस कर देते तो ये उल्टा हो जाता। इस चीज का बेटा आप खास ख्याल रखें, तो आपका गलत हो जाता। आपका क्या आता, 920। आपको ऑप्शन में 920 भी मिलता और 80 भी मिलेगा। तो याद रखें चिन्ह परिपाटी कि निकाय द्वारा काम हुआ है इसलिए डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू लेना है। समझ में आ रही है क्या बात बेटा। चलूं आगे। तो ये एक क्वेश्चन था आपका, जिसको मैंने आपको बताया कि कैसे इससे रिलेटेड बात हुई है। आगे अपन बेटा फिर से अब फ्लॉट के कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष देखेंगे, जो प्रक्रम के प्रकार बताता है, निकाय के प्रकार बताता है कि समतापी प्रक्रम है तो क्या होगा, समदाबी है तो क्या होगा, सम आयतनी है तो क्या होगा। इनसे रिलेटेड अपन बेटा कुछ बात करेंगे।
डन। तो अपन ने ऊष्मागतिकी का शून्य नियम देखा, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का कथन देखा, गणितीय रूप देखा, एक क्वेश्चन देखा। अब अपन ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के निष्कर्ष देखेंगे, जिस आधार पे हमको कुछ रिजल्ट मिलेंगे। ये चिन्ह का इंपॉर्टेंट रोल था जो मैंने आपको समझा दिया है। तो अब बेटा अपन बात करेंगे फ्लॉट के निष्कर्ष की। तो देखिएगा नेक्स्ट अपना है फ्लॉट के महत्वपूर्ण निष्कर्ष। तो बेटा इसमें अपन अलग अलग प्रक्रम की बात करेंगे। जैसे फर्स्ट अपन ने बेटा बात कर ली समतापी प्रक्रम। तो समतापी प्रक्रम में क्या होगा इसकी बात कर रहा हूं, अलग अलग आएंगे। फर्स्ट आया बेटा हमारे पास समतापी प्रक्रम। बेटा समतापी प्रक्रम में याद रखिएगा डेल्टा ई आपका 0 हो जाता है, डेल्टा ई 0, ये याद रखिए। अब फ्लॉट के अकॉर्डिंग कभी आपसे पूछे समतापी प्रक्रम में तो क्या करना है, तो आप बोलोगे डेल्टा ई 0 रहेगा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा, 0 रहेगा। मतलब पहले और बाद में आंतरिक ऊर्जा समान रही है, तभी तो E2 माइनस E1 अर्थात आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना हो गया, 0। बेटा चूंकि आपको पता है डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये डेल्टा ई 0 हो गया तो 0 इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा माइनस क्यू। ये निष्कर्ष मिला समतापी प्रक्रम में, किसके अकॉर्डिंग, फ्लॉट के अकॉर्डिंग। फ्लॉट में समतापी प्रक्रम में हम डेल्टा ई को कितना मान लेते हैं बेटा, 0 मान लेते हैं। समझ में आ गई क्या बात बेटा, डन। चलें आगे। इसके बाद बेटा दूसरा अपन बात कर रहे हैं रुद्धोष्म प्रक्रम की, इंपॉर्टेंट है बेटा। आज के बाद याद रखें रुद्धोष्म प्रक्रम मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस, डन। बेटा ये तो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है इंग्लिश में, या आइसो एडियाबैटिक प्रोसेस। बेटा रुद्धोष्म प्रक्रम इंपॉर्टेंट है, इसमें हमेशा याद रखें Q0 होता है। रुद्धोष्म प्रक्रम एक तरीके से विलगित निकाय हो गया, जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा, और ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा तो Q क्या हो जाएगा आपका 0। थर्मस फ्लास्क की जो बात की थी, देखिएगा बेटा चूंकि डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, Q 0 हो गया है तो आपने बोला या तो डेल्टा E बराबर W, या बेटा दोनों साइड माइनस लगा दो, डेल्टा E बराबर माइनस डब्ल्यू। आप बोलोगे सर ये माइनस माइनस क्यों लगाया, एक ही तो बात है, माइनस माइनस हटा दो तो डेल्टा E बराबर W ही तो हुआ। बेटा ये माइनस और ये प्लस यहाँ पे डिपेंड करता है कि एक तो हम किसी चीज में हवा भर रहे हैं और एक हवा निकाल रहे हैं। जैसे चिन्ह परिपाटी अभी देखा था, निकाय पर काम किया तो प्लस डब्ल्यू, निकाय ने काम किया, निकाय द्वारा काम हुआ तो माइनस डब्ल्यू, इसलिए बेटा माइनस का थोड़ा रोल है। तो बेटा इन दोनों के एग्जाम्पल बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। जब दोनों प्लस प्लस है, रुद्धोष्म प्रक्रम में Q 0 है तो डेल्टा E बराबर W आएगा। इसका एग्जाम्पल साइकिल में जो अपन पंप से हवा भरते हैं, याद आ गया, साइकिल में पंप से हवा भरी जाती है, तो साइकिल में हवा भरने वाले पंप को अचानक दबाना, अचानक दबा देना। तो बेटा ये किसका उदाहरण है आपका, डेल्टा E बराबर डब्ल्यू। तो सर माइनस डेल्टा E बराबर माइनस डब्ल्यू, इसका एग्जाम्पल गुब्बारे का अचानक फटना, गुब्बारे का अचानक फटना। समझ में आ गई होगी बात। तो जब हवा भरने के लिए दबाया जाता है तो वो डेल्टा E बराबर डब्ल्यू का केस होता है, और जब अचानक गुब्बारा फट जाता है तो माइनस डेल्टा E बराबर माइनस डब्ल्यू। तो माइनस में कंफ्यूज नहीं हो कि सर दोनों हटा दे क्या, ये फंडा अपने पास आगे जैसे जैसे चैप्टर चलेगा वहां पे टॉपिक क्लियर हो जाएगा। डन। तो अपन ने फ्लॉट के निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष पढ़ा समतापी प्रक्रम, दूसरा भर लिया रुद्धोष्म प्रक्रम, तीसरा बेटा अब अपन बात करेंगे सम आयतनी प्रक्रम। सम आयतनी प्रक्रम क्या होता है इसके लिए बेटा अपन बात करते हैं। समझ में आ गई बात बेटा। तो देखिएगा बेटा तीसरा अपन बात कर रहे हैं तो बेटा सम आयतनी प्रक्रम, नाम से ही समझ में आ रहा है कि सर आयतन समान रहेगा, आइसोबैरिक प्रोसेस है, आयतन समान रहेगा तो आयतन में परिवर्तन कितना हो जाएगा, डेल्टा V वो 0 हो जाएगा।
तो सर हमारे पास तो नियम होता है डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, तो सर वी तो आया ही नहीं, फिर यूज क्यों कर रहे हैं? देखो आगे आपको पता लगेगा कि बेटा जो कार्य होता है वो माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी होता है। कैसे होता है आएगा, चिंता मत करो, मेरे पे विश्वास करो यार, आ रही है ना सारी चीजें। तो कार्य क्या होता है P इंटू डेल्टा वी, ये P के नीचे EXT क्या है सर? P एक्सटर्नल बाहरी दाब। दाब दो प्रकार से होता है, एक तो आंतरिक दाब, एक बाहरी दाब। तो बाहरी दाब को इंग्लिश में बोलते हैं P एक्सटर्नल। तो W का फॉर्मूला आज आप याद रखें, धीरे धीरे आएगा तब बताऊंगा, माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, इंटू डेल्टा वी हो गया। अब बेटा डेल्टा वी जीरो है तो डब्ल्यू भी क्या हो जाएगा बेटा? जीरो। अब आ जाओ इस नियम पे, चूंकि डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, जब आपका डब्ल्यू जीरो हो गया क्योंकि डेल्टा वी जीरो है तो आपका क्या आया? डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू आया। समझ में आ गई बात? और डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू अर्थात निश्चित आयतन समान आयतन पर जो ऊर्जा होती है, जो ऊष्मा होती है नियत आयतन की स्थिति में, उसे QV बोला जाता है। तो अपने बोल दिया अतः, ये याद रखें, नियत आयतन की स्थिति में ऊष्मा, तो बेटा नियत आयतन की स्थिति है मतलब QV, नियत आयतन जो नीचे लिख दिया वो नियत हो गया, तो QV कितना हो जाएगा? डेल्टा E हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो नियत आयतन की स्थिति में ऊष्मा को क्या बोल दिया हमने? QV, जो डेल्टा E के बराबर होगा। समझ में आती है क्या बात बेटा? चलें आगे। अब बेटा अपन नेक्स्ट आगे बात करेंगे चक्रीय प्रक्रम, जिसमें क्या होगा? अवस्था फलनों में परिवर्तन जीरो हो जाएगा। तो बेटा फोर्थ बात कर रहा हूं मैं। पहले अपन ने बात किया समतापी प्रक्रम, दूसरा बात किया रुद्धोष्म प्रक्रम, तीसरा बात किया सम आयतनी प्रक्रम, चौथा बात कर रहा हूं चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम को इंग्लिश में बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। तो बेटा इसमें क्या होता है? चक्रीय प्रक्रम मतलब एक पॉइंट से स्टार्ट किया, घूम के दोबारा उसी पॉइंट पे आ गया, तो बेटा अवस्था फलनों में परिवर्तन कितना हो गया? जीरो हो गया। तो देखो क्या बोला है चक्रीय प्रक्रम, इसमें अवस्था फलनों में परिवर्तन कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। अर्थात बेटा, अर्थात जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, पहले थी फिर घूम के दोबारा उसी पॉइंट पे आ गए तो दोनों सेम रहेगी, अर्थात डेल्टा ई कितना लोगे? जीरो। तो चूंकि डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू हो गया, ये जीरो है, जीरो इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो बेटा या तो डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू बोलोगे या क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू बोलोगे। बेटा दोनों एक ही बात है, या तो माइनस इस पे लगाओ या माइनस इस पे लगाओ। तो चक्रीय प्रक्रम मतलब अवस्था फलनों में जिसमें परिवर्तन कितना हो जाए बेटा? जीरो हो जाए। बोलो समझ में आती है क्या बात? चलूं आगे बेटा। तो बेटा अपन इसमें आगे और बात करते हैं, देखिए क्या क्या चीज की बात कर रहा है। तो बेटा आगे बात करते हैं, लास्ट चार प्रक्रम पढ़ लिए, पहला समतापी, दूसरा समदाबी रुद्धोष्म, तीसरा समआयतनी, चौथा चक्रीय। नेक्स्ट प्रक्रम की बात करते हैं समदाबी प्रक्रम की। वो क्या होता है? जिसमें छोटा सा हमको डेफिनेशन भी बताएगा, वो भी हम बेटा अभी देखेंगे। जो समदाबी प्रक्रम है उसे सम एंथैल्पिक प्रक्रम भी बोला हुआ है। क्यों बोला हुआ है बेटा? इसके लिए अपन बात करते हैं। तो बेटा पांचवा प्रक्रम आया हमारे पास, समदाबी प्रक्रम। बेटा नाम से ही समझ में आ गया, समदाबी मतलब दाब समान। दाब समान तो दाब में परिवर्तन कितना हो जाएगा बेटा? जीरो। समदाबी प्रक्रम अर्थात डेल्टा पी कितना हो जाएगा बेटा? जीरो। दाब में परिवर्तन कितना हो जाएगा बेटा? जीरो हो जाएगा। बोलो समझ में आती है क्या बात बेटा? चलूं आगे। तो बेटा इसको समझने के लिए हमारे को देखो क्या, चूंकि हमें पता है W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी होता है, और चूंकि हमको ये भी पता है डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो बेटा यहां से Q कितना आ गया? Q
डेल्टा ई इधर रहेगा, डब्ल्यू इधर आ जाएगा, तो डेल्टा ई माइनस डब्ल्यू, समझना। क्यू बराबर, तो इस डब्ल्यू को इधर ले गया, माइनस आ गया, और डब्ल्यू हमने पढ़ा है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, या पी एक्सटर्नल की जगह पी भी लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा देखिएगा आगे क्या हो रहा है, तो Q इज इक्वल टू डेल्टा ई माइनस डब्ल्यू, Q इज इक्वल टू डेल्टा ई माइनस डब्ल्यू की जगह माइनस पी डेल्टा वी आ गया। समझ में आ गई बात बेटा? तो यहां से अपन ने क्या बोल दिया, Q इज इक्वल टू डेल्टा ई माइनस माइनस प्लस पी डेल्टा वी। तो डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी को क्या बोल सकता हूं, V2 माइनस V1 बोल सकता हूं बेटा। फिर और आगे देखो, Q इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस PV2 माइनस PV1 हो गया। बोलो सही बात है क्या? सही बात है। अब इस डेल्टा ई को भी ब्रेक कर लो, तो देखो डेल्टा ई को क्या लिख दूं, E2 माइनस E1, ये हो गया, प्लस PV2 माइनस PV1। बेटा 2 को 2 के साथ कर दो, 1 को 1 के साथ, तो Q इज इक्वल टू E2 प्लस PV2, E2 प्लस PV2 माइनस, बेटा माइनस कॉमन ले लो, E1 प्लस PV1। देखो ब्रैकेट खोलो, तो माइनस E1 माइनस प्लस माइनस माइनस PV1, तो माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस आ गया। बेटा इसे बोलते हैं, आगे आपको पढ़ने को मिलेगा, H इज इक्वल टू E प्लस PV होता है। तो मैंने बोल दिया है Q इज इक्वल टू H2 माइनस H1, मतलब डेल्टा H। समझ में आ गई बात? तो Q इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, डेल्टा H आ गया। और हम बोल सकते हैं अर्थात दाब समान था, अभी तो डेल्टा P 0 था, अतः अपन ने क्या बोला, देखो अतः नियत दाब पर ऊष्मा, नियत दाब पर ऊष्मा बोले तो QP किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा H के। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें, नियत आयतन पर ऊष्मा कितना होता है, QV इज इक्वल टू डेल्टा ई। तो कोई बोले डेल्टा ई क्या है, नियत आयतन पर ऊष्मा, कोई बोले डेल्टा H क्या है, नियत दाब पर ऊष्मा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो नियत आयतन पर ऊष्मा तो डेल्टा ई, और नियत दाब पर ऊष्मा डेल्टा H। ये चीज बेटा आप याद रखें। अब इसके बाद बेटा अपन एक छोटी सी परिभाषा की बात करेंगे, जिसे क्या बोलेंगे, एंथैल्पी या ऊष्मांश। जो H आया है इसकी बात कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें मैं आपको साथ के साथ बताता चल रहा हूं। तो अब अपन इसकी बात करते हैं, देखें क्या होता है। तो ये हमने फ्लॉट पढ़ा, फ्लॉट के निष्कर्ष पढ़े, उसके बाद हमारे को एक नई चीज पता लगी, H। तो ये H क्या है, इसके लिए मैं बेटा बात कर रहा हूं। ओके, तो बेटा अपना नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्या रहेगा, एंथैल्पी या ऊष्मांश। एंथैल्पी या ऊष्मांश, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बेटा अपन हीट कैपेसिटी। एंथैल्पी या ऊष्मांश की बात कर रहा हूं, जिसे अपन ने बेटा क्या बोला हुआ है, हीट कैपेसिटी या हीट कंटेंट। कैपेसिटी की अभी बात करेंगे, ऊष्मा की मात्रा, ऊष्मांश मतलब ऊष्मा का अंश, और अंश के लिए अपन बात कर रहे हैं कंटेंट, कि कितना कंटेंट है। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक अपने पास क्या है, हीट कंटेंट, एंथैल्पी या ऊष्मांश। डन बेटा? तो देखिएगा बेटा क्या बोला, इसके लिए पॉइंट्स में बात करेंगे। निकाय में संग्रहित ऐसी ऊर्जा
जिसे ऊष्मा में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे ऊष्मा में परिवर्तित किया जा सकता है, एंथैल्पी या ऊष्मांश कहलाता है। तो निकाय में संग्रहित ऐसी ऊर्जा जिसे ऊष्मा में परिवर्तित कर सकते हैं तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? एंथैल्पी या ऊष्मांश कहते हैं। ये होती क्या है? सेकंड पॉइंट देखिएगा, एंथैल्पी या ऊष्मांश, इसे बेटा H से बताते हैं। एंथैल्पी ऊष्मांश को किससे बताते हैं? H से। एंथैल्पी या ऊष्मांश क्या होती है? जो अपना आंतरिक ऊर्जा और पीवी के योग के बराबर होती है। एंथैल्पी आंतरिक ऊर्जा E व पीवी के योग के बराबर होती है। तो बेटा इसको देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये। एंथैल्पी H की बात कर रहा हूं, अर्थात जो H होता है वो क्या होता है? E प्लस पीवी होता है। समझ में आ गई बात? जो H होता है वो आपका क्या होता है? E प्लस पीवी। अब ये जो एंथैल्पी है बेटा ये एक मात्रात्मक गुण और अवस्था फलन है, ठीक है? तो अपन ने क्या बोला देखो आगे, चूंकि एंथैल्पी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं लिखवा के भी आया था, चूंकि एंथैल्पी एक मात्रात्मक गुण, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जाके चेक कर लो चाहे, मात्रात्मक गुण, मैंने बोला था एक एक पद, धारिता, एंट्रोपी, एंथैल्पी सब समझाऊंगा, तो एक एक करके आ रहा है। चूंकि एंथैल्पी एक मात्रात्मक गुण मतलब मात्रा आश्रित गुण मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी तथा अवस्था फलन है जिसका एग्जैक्ट मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं लेकिन परिवर्तन ज्ञात किया जा सकता है। समझ में आ गई बात? जिसका निश्चित मान ज्ञात नहीं कर सकते परंतु परिवर्तन ज्ञात किया जा सकता है। समझ में आ गई बात? परिवर्तन ज्ञात किया जा सकता है, अर्थात अब बेटा परिवर्तन की बात करूं, अर्थात जैसे H इज इक्वल टू ई प्लस पीवी था अपना, तो बेटा जैसे H इज इक्वल टू ई प्लस पीवी था, तो परिवर्तन मतलब डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा पीवी ज्ञात किया जा सकता है। समझ में आ गई बात? तो अब इससे रिलेटेड एक डेरिवेशन देखते हैं, एक सूत्र देखते हैं कि अलग अलग सूत्र क्या आएंगे। तो एंथैल्पी मैंने बताया निकाय में संग्रहित ऊर्जा जो ऊष्मा में परिवर्तित हो सकती है। इसका एग्जैक्ट निश्चित मान क्यों ज्ञात नहीं कर सकते? क्योंकि ये अवस्था फलन तथा मात्रात्मक गुण है, इसलिए हम इसका परिवर्तन ज्ञात कर रहे हैं। और परिवर्तन कैसे ज्ञात कर रहे हैं वो देखिएगा। तो डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस डेल्टा पीवी आया। बेटा इसको अपन ने ब्रेक कर लिया, दो भागों में बांट लिया। देखो कैसे दो भाग बन गए इसके। तो बेटा इसके दो भाग, या तो ये हो सकता है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस जो पीवी है उसके आगे डेल्टा लग रहा है तो P2V2 माइनस P1V1। एक तो ये रूप हो सकता है, पीवी के आगे डेल्टा तो P2V2 माइनस P1V1। एक और क्या हो सकता है बेटा? तो ये जो हमारे पास आया है इसमें भी अलग अलग दो स्थिति है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V या V डेल्टा P। समझना, या तो दोनों एक साथ परिवर्तित हो, या एक नियत हो दूसरा परिवर्तित हो, दूसरा नियत हो पहला परिवर्तित हो। तो अब इसमें क्या कंडीशन बन जाएगी देखो। तो बेटा इसके भी फिर से अपने पास दो कंडीशन बन गई। कौन कौन सी दो कंडीशन बन गई वो देखते हैं। ये पीवी आ गया, तो अब इसकी दो कंडीशन कैसे बन गई देखो। एक तो अपन ने नियत आयतन पर बात कर ली और एक अपन ने नियत दाब पर बात कर ली। तो देखो नियत आयतन पर क्या कंडीशन होगी बात करेंगे, नियत दाब पर क्या कंडीशन होगी बात करेंगे। तो बेटा नियत आयतन पर बात करेंगे, आयतन नियत है तो डेल्टा V कितना हो जाएगा 0, तब डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E
डेल्टा वी जीरो तो प्लस वी डेल्टा पी आया। नियत दाब पर मतलब डेल्टा पी जीरो हो गया, दाब में परिवर्तन जीरो, और जब दाब में परिवर्तन जीरो हो गया तो डेल्टा पी जीरो हो गया, तो क्या मिल गया आपको, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा पी मिल गया। बोलो बेटा बात समझ में आ गई क्या? तो एंथैल्पी या ऊष्मांश मतलब एच जो मात्रा आश्रित गुण और अवस्था फलन है, इसलिए इसका निश्चित मान ज्ञात नहीं होगा, परिवर्तन ज्ञात कर सकते हैं जो डेल्टा से बताते हैं। उसके अकॉर्डिंग ये कैसे कैसे बदल सकता है, इसके मैंने आपको सारे टाइप बता दिए हैं। समझ में आ गई है क्या बात बेटा? अब बेटा ये जितने भी सूत्र निकाले हैं, क्या ये आदर्श गैस, वास्तविक गैस, रासायनिक अभिक्रिया, प्रक्रम सबके लिए लागू है? तो हाँ, ये सभी के लिए बेटा लागू होगा। तो ये बेटा कब प्रक्रम के लिए लागू होगा और कब रासायनिक अभिक्रिया के लिए लागू होगा, उसकी बात कर रहे हैं। तो अब जो चीज आ रही है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। देखिएगा क्या, तो हमने बोला, क्या बोला देखो, जो सूत्र जितने भी निकाले, उपरोक्त सभी सूत्र आदर्श गैस, वास्तविक गैस, जितनी भी अभिक्रियाएं हैं, रासायनिक अभिक्रिया, सभी के लिए लागू, सभी के लिए बेटा ये क्या होते हैं, लागू होते हैं। तो अब अपन आदर्श गैस की बात करें, ये याद रखें जितने भी अभी अपन ने एंथैल्पी के फॉर्मूले निकाले, वो चाहे आदर्श गैस हो, चाहे वास्तविक गैस हो, चाहे रासायनिक गैस हो, रासायनिक अभिक्रियाएं हो, सभी के लिए बेटा ये लागू होंगे। इस चीज का बेटा आप ध्यान रखें। रासायनिक अभिक्रिया के लिए लागू हो गए। अब अपन बात करें आदर्श गैस के लिए कैसे, तो देखिएगा एक दूसरी कंडीशन, आदर्श गैस की मैं बात करूं तो आदर्श गैस हेतु देखना फॉर्मूला कैसे बदलेगा, जो इंपॉर्टेंट रहेगा, और इस पे काफी न्यूमेरिकल अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जो मैं बताऊंगा आपको। आदर्श गैस हेतु हम जानते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, और हमें पता है चूंकि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा पीवी है, इस पीवी की जगह एनआरटी पुट कर दो, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी आ गया। आया नहीं आया बेटा? आ गया। इसके दो भाग हो गए, देखो कौन कौन से दो भाग होंगे इसके। तो इसके दो भाग की बात की बेटा मैंने, एक तो प्रक्रम के लिए, एक अभिक्रिया के लिए। जब भी बेटा प्रक्रम की बात की जाती है तो ताप परिवर्तित होता है, और अभिक्रिया की बात की जाती है तो एन परिवर्तित होता है, ध्यान रखें। तो बेटा एक केस आया प्रक्रम हेतु, प्रक्रम हेतु बेटा क्या हो जाएगा देखिएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस एन आर डेल्टा टी, मतलब प्रक्रम में क्या परिवर्तित रहता है, तापमान, इसलिए डेल्टा टी आया। दूसरा ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएंगे, रासायनिक अभिक्रिया हेतु, और ये याद रखें मैंने आपको बोल दिया है, ये इंपॉर्टेंट है। इधर एन परिवर्तित रहता है तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी, ये डेल्टा एन, एन के लिए लगा हुआ है, यहां पे डेल्टा टी पे लगा हुआ है, यहां पे डेल्टा एन पे लगा हुआ है। समझ में आ गई बात? अब इसके बेटा तीन केस हैं, वो देख लो कब केस है, क्या केस है, किस केस में क्या होगा। ठीक है, तो ये तीनों केस देखते हैं। केस 1, जब डेल्टा एन 0 हो तो तब क्या हो जाएगा, तब डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई, डेल्टा एन 0 हो गया तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई। सेकंड केस क्या बोलता है, जब डेल्टा एन पॉजिटिव हो, मतलब 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, तब डेल्टा एच बड़ा है आपका डेल्टा ई से। बेटा डायरेक्ट संबंध पूछेगा क्वेश्चंस में, तो आपको डेल्टा एन निकालना है। यदि वो 0 आ गया तो आप बोल दोगे डेल्टा एच डेल्टा ई के बराबर, पॉजिटिव आया तो डेल्टा एच डेल्टा ई से बड़ा। और केस 3 की बात कर रहा हूं, केस 3 क्या बोलता है, जब डेल्टा एन नेगेटिव है, नेगेटिव बोले तो 0 से छोटा है, तब आप क्या बोल दोगे बेटा, डेल्टा एच छोटा है
डेल्टा ई से। और आप बोलो कि सर ये डेल्टा एन क्या है, इसको कैसे निकाला जाएगा, उसकी बात कर रहा हूं। तो याद रखें, नोट लगा के लिख रहा हूं, डेल्टा एन इज इक्वल टू उत्पाद गैस के मोल, उत्पाद में गैस के मोल, यह भी अभिक्रिया में समझाऊंगा, बटा अभिकारक में गैस के मोल। समझ में आ गई क्या बात बेटा? डेल्टा एन क्या है आपका? उत्पाद में गैस के मोल बटा अभिकारक में गैस के मोल। केवल गैस के मोल की बात करेंगे। उत्पाद में जितने मोल होंगे गैस के टोटल माइनस अभिकारक में जितने होंगे टोटल, तो वो आएगा डेल्टा एन। वहां से ये 3 केस डिसाइड होंगे। कैसे होंगे ये सब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। इसके लिए आपको घबराना नहीं है। इस पे मैं 5-7 क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अपन ने आज क्या क्या पढ़ा? अपन ने ऊष्मागतिकी का शून्य नियम पढ़ा, प्रथम नियम पढ़ा, गणितीय रूप देखा, क्वेश्चन देखे, निष्कर्ष देखे, और फिर हमने एंथैल्पी या ऊष्मांश पढ़ा, वो एक्चुअली में क्या होता है, उसके अलग अलग कैटेगरी देखी, किस तरीके से अपन उसको डिवाइड कर रहे हैं। बोलो समझ में आती है बात? पक्का? तो इसके लिए घबराए नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में पूरा इनके ऊपर बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। केस डेल्टा एन 0 तो ये दोनों इक्वल, क्योंकि ये गया। डेल्टा एन बड़ा है तो डेल्टा एच बड़ा हुआ डेल्टा ई से। डेल्टा एन छोटा है, नेगेटिव है, 0 से कम है, तो डेल्टा ई बड़ा हो जाएगा डेल्टा एच। डेल्टा एन क्या है? उत्पाद में गैस के मोल माइनस अभिकारक में गैस के मोल। कैसे निकालते हैं, इनके न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, इन सब की बात बेटा अपन कब करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है, बाकी की बातचीत अपन करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।